हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, आज क्लास 9th का जो दूसरा पाठ है, जीवन की मौलिक इकाई, इसके अंतर्गत हमको कोशिका के बारे में जानना है, कोशिका के बारे में पढ़ाना है। प्रत्येक जीव अत्यंत छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर के बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका के अंदर जीव की जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। तो कोशिका से जीव का निर्माण भी होता है और कोशिका के अंदर ही जैविक क्रियाएं भी होती रहती हैं। इसलिए कोशिका को जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अब बच्चों, ऐसे आपको कोशिका के बारे में नहीं समझ में आ पा रहा होगा कि जीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। आइए आपको हम एक एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी घर मकान बनता है तो पहले दीवार बनाई जाती है। तो जो दीवार है वह एक एक ईंट के जुड़ने से बनती है। पूरी दीवार तैयार हो जाती है, एक के ऊपर एक ईंट, एक के ऊपर एक ईंट, एक ईंट से दूसरी ईंट, और इस तरह से ईंट ईंट के जुड़ने से पूरी दीवार तैयार हो जाती है। और इसी तरह से चारों तरफ से पूरी ईंट की दीवार बनती है और पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। लेकिन उस दीवार में वह कौन सी एक चीज है जिसके बार बार जुड़ने से दीवार तैयार हो जाती है? तो वो क्या चीज है? ईंट है। एक एक ईंट से दीवार बन रही है और पूरी बिल्डिंग बन जा रही है। तो हम ये कहेंगे कि इस दीवार या बिल्डिंग की जो संरचनात्मक इकाई है वह क्या है? ईंट है। क्या चीज है? ईंट है। यानी एक एक ईंट के जुड़ने से जैसे दीवार और बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से जीव की जो संरचना है, जीव के शरीर की जो बनावट होती है, वह एक एक कोशिका के मिलने से होती है। तो जैसे दीवार की संरचनात्मक इकाई ईंट है, वैसे ही जीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक इकाई होती है। और उस कोशिका के अंदर क्या होती रहती है? जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। इसलिए कोशिका को हम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अब जो निर्जीव पदार्थ होते हैं बच्चों, वो कोशिका के नहीं बने होते हैं। सजीव जो होते हैं वही कोशिका के बने होते हैं। जो निर्जीव होते हैं वह तो पार्टिकल कणों के, निर्जीव कणों के वो मिलकर के बने हुए होते हैं। अब कोशिका के इतिहास में हम चलते हैं कि कोशिका का आविष्कार किसने किया था। तो कोशिका का आविष्कार सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि बोतल में जो कार्क की ढक्कन लगती है, उस कार्क को लेकर के उसका पतला सेक्शन काटा और उस पतले सेक्शन की स्लाइड को अपने माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में जो संरचना दिखाई दी वह
मधुमक्खी के छत्ते की तरह से दिखाई दी। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में एक एक कोष्ठ दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से उस कार्क की संरचना में एक एक कोष्ठ दिखाई दिए। और रॉबर्ट हुक ने उस एक एक कोष्ठ का नाम पहले सेलुला दिया और बाद में फिर उसका नाम सेल रखा। तो कोशिका का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। इसके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1674 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जल में एक कोशिकीय जंतुओं को देखा। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो इन एक कोशिकीय जंतुओं को उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। तो यह एक कोशिकी है, तो कोशिका को इन्होंने भी देखा। अब दोनों लोगों में क्या अंतर है? उन्होंने मृतक कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने, और लीeuwenhoek ने लिविंग सेल को देखा, यानी जीवित कोशिका को देखा। अब कोशिका से संबंधित जो अंग है, और जैसे रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में केंद्रक की खोज किया। ऐसे ही 1839 में पुरकिंजे हैं, उन्होंने जीवद्रव्य की खोज किया। फिर है स्लाइडेन और स्वान एक जो है वनस्पत शास्त्री हैं और दूसरे जंतु शास्त्री हैं। इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इस तरह से कुछ ये कोशिका से संबंधित जो आविष्कार हैं उनको हमने बताया। अब हम आते हैं कोशिका सिद्धांत है क्या। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने सन 1838 में दिया था। उनके कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अत्यंत छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं, या कोशिका जीव की संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका के अंदर जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, इसलिए कोशिका किसी जीव की कार्यात्मक इकाई है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, हर नई बनने वाली कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती है। यानी जो भी नई कोशिका बनेगी वह पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बनती है। तो ये है 3 पॉइंट है जो कोशिका सिद्धांत कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है। अब है बच्चों, कोशिका की जो संरचना होती है कैसी होती है। पहले हम साधारण रूप में समझें कि कोई भी कोशिका किस तरह की होती है, तो तब इसके बाद में हम बताएंगे कि कैसी वनस्पत कोशिका होती है, कैसी जंतु कोशिका होती है। तो पहले हम उसको समझें कि कोशिका होती कैसे है। अभी आप लोग कक्षा 8 से आए हैं तो आपको पता नहीं है कि कोशिका कैसी होती है। तो ये देखें बच्चों, ये मैंने चित्र बनाया है, दिखाई दे रहा है। इधर ये जो चित्र है, ये जो चित्र है बच्चों देखो,
ये बाहर की ओर जो है, ये अंडाकार संरचना मैंने बनाया है, बाहर की ओर एक दीवार है जो घेरी हुई है, वह दीवार कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला कहलाती है। और इस कोशिका कला के अंदर आप देख रहे हैं कि इस कोशिका कला के अंदर जो है ये पदार्थ पूरा घिरा हुआ है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य। और उस जीव द्रव्य में बीच में एक और गोली संरचना दिखाई दे रही है, ये इसको कहते हैं केंद्रक। तो ये केंद्रक हो गया। और केंद्रक के चारों ओर जो पदार्थ दिखाई दे रहा है द्रव रूप में, वह हो गया कोशिका द्रव्य। और सबसे बाहर की ओर है जो दीवार है, ये दीवार है क्या, किस चीज की? कोशिका कला की। तो कोई भी कोशिका है तो सबसे बाहर की ओर क्या होगी? कोशिका कला। और कोशिका कला के अंदर का पूरा पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य को दो भागों में बांट दिया गया बच्चों। ये जो है दानेदार है, चारों, ये केंद्रक है जो बीच में है, बीच में ये केंद्रक है, गोल सा बनाया गया है। और इसके चारों ओर जो है ये दानेदार दिखाई दे रहा है द्रव पदार्थ है, वह है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर कहते हैं जीव द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर तमाम संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके कहलाते हैं वो कोशिका कोशिका के अंग कहलाते हैं वो कोशिकांग। जैसे माइटोकांड्रिया है, हरित लवक है, गाल्जी काय है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी संरचनाएं इस द्रव वाले पदार्थ में पाई जाती हैं। और वैसे ही इधर मैंने जो है बनाया है वनस्पति कोशिका को। यहां पर देखो, ये वनस्पति कोशिका का है। तो इसमें आप देखेंगे एक चीज अलग है, यानी जीव द्रव्य कला के बाहर की ओर जो है, ये बाहर ये क्या चीज है? कोशिका भित्ति है। यहां पर कोशिका भित्ति नहीं थी, यहां कोशिका भित्ति है। और उसके अंदर फिर जीव द्रव्य कला, और फिर इसके अंदर जो है पूरा पदार्थ है जो घिरा हुआ है, वह जो घिरा हुआ पदार्थ है वह पूरा जीव द्रव्य है। तो हम किसी कोशिका की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि कोशिका में बाहर की ओर दीवार होती है जिसे हम कोशिका कला कहते हैं, और उस कोशिका कला से घिरा हुआ जो पूरा पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के दो भाग हो गए, एक केंद्रक है जो बीच में रहता है, और उस केंद्रक के चारों ओर जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और उसी कोशिका द्रव्य के अंदर बच्चों जो है कोशिका के तमाम सजीव और निर्जीव कोशिकांग पाए जाते हैं। और सजीव में मैंने बताया कि हरित लवक है, माइटोकांड्रिया है, गाल्जी काय है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी संरचनाएं उसके अंदर पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, और वसा है, लिपिड है यानी लिपिड, और इसके सिस्टोलिथ भी उसमें पाई जाती है, और तमाम एल्कोलॉइड्स उसमें पाए जाते हैं, स्पायरोसोम पाए जाते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं। अब है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका बच्चों दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी पुराने तरह का केंद्रक जिस कोशिका में पाया जाता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो माने प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने पुराना, कैरियन माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक। जिस कोशिका में
पुराने तरह का केंद्रक पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियन। और जिस कोशिका में ये प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाएगा उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब उसकी विशेषता क्या है उस केंद्रक की? तो कोशिका की कोशिका द्रव्य में जब केंद्रकीय पदार्थ स्कैटर्ड होता है, बिखरा होता है, तब इस तरह के केंद्रक को हम पुराने तरह का केंद्रक कहते हैं। यह किसमें पाया जाएगा? जीवाणु की कोशिका में, ब्लू ग्रीन एलगी में, हरी नीली शैवाल में इस तरह का केंद्रक पाया जाता है। और जिस कोशिका में जो केंद्रक द्रव्य है वह केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, उस केंद्रक को कहते हैं सत्य केंद्रक, यूकैरियोटिक। यू माने ट्रू, ट्रू माने सत्य, सत्य, और कैरियन माने न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में केंद्रकीय पदार्थ जो होता है वह केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। अब मैं आपको ये चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रोकैरियोटिक की सेल कैसी है और यूकैरियोटिक की सेल कैसी है। आप केंद्रक पर ध्यान देंगे केवल जो है, देखो बच्चों ये है, यहां पर आप देखेंगे ये जो है, ये सब जो बने हुए हैं ये कोशिका है, कौन सी? प्रोकैरियोटिक है। ये प्रोकैरियोटिक है। इसमें आप देखिए लिखा है गुणसूत्री डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, ये सब जो है केंद्रकीय पदार्थ हैं जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैले हुए हैं। और इधर का आप देखेंगे, ये सेल देखेंगे कि इसमें जो केंद्रकीय पदार्थ है वह ये झिल्ली से क्या किया हुआ है? ये घिरा हुआ है। यहां पर ये देखिए, ये जो है ये दीवार है चारों तरफ जो है, और ये दीवार जो होती है ये दीवार चारों तरफ है, उसी के अंदर केंद्रक द्रव्य है। तो जब केंद्रक झिल्ली से वह केंद्रकीय पदार्थ घिरा हुआ होता है तो इस प्रकार का जो केंद्रक होता है वह सत्य केंद्रक कहा जाता है। और जिस कोशिका में ये पाया जाता है उस कोशिका को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। तो अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है इसको आप पुनः जान लें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है, उसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग होते हैं, गाल्गी काय, अंडा, बीजरिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें गाल्गी काय, अंतःप्रदर, बीजरिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित, लवक, लाइसोसोम, ये सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें श्वसन जीव द्रव्य कला द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के कोशिका द्रव्य में
70S प्रकार का केवल राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके कोशिका द्रव्य में 70S और 80S दोनों ही प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका का विभाजन या विखंडन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कोशिका का जो विभाजन होता है वह विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें कोशिका विभाजन सूत्री या असूत्री द्वारा होता है। तो ये रहा बच्चों कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। अब बताया जाएगा कोशिका की संरचना। तो कोशिका की जो संरचना है, कोशिकाएं जो है कई आकार की होती हैं, लंबी है, गोल है, बेलनाकार है, नालाकार, घनाकार, आयताकार, अंडाकार, तख्तरी नुमा, इस तरह से भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, और उनकी साइज भी अलग अलग होती है। जैसे प्लूरोनिमोनिया का जो वायरस होता है इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है, यानी 0.1 म्यू की होती है। वही जंतुओं में तंत्रिका कोशिका होती है, वह 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वह भी एक कोशिका का है, और वह 18 सेंटीमीटर व्यास का होता है। तो इस तरह से एक समुद्री शैवाल एसिटेबुलेरिया की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न नाप की कोशिकाएं होती हैं और भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिका के कोशिकाओं की संख्या भी जो होती है हर जीवों में अलग अलग होती है। अब कोशिका की में जो पादप कोशिका है बच्चों, उसकी संरचना और जो जंतु कोशिका है उसकी संरचना, ये दोनों को हमको बताना है। तो पहले हमने बताया था कि कोशिका में सबसे बाहर की ओर क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ये जंतु कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, और वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है। लेकिन कोशिका भित्ति के नीचे उसमें भी कोशिका कला या जीव द्रव्य कला पाई जाती है, जिस जीव द्रव्य कला या कोशिका कला के द्वारा पूरा जीव द्रव्य घिरा हुआ होता है। तो वह जीव द्रव्य कला जो होती है वह दोहरी दीवार की बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, बच्चों जान लो कि झिल्ली कोशिका कला 3 तरह की होती है, अर्ध पारगम्य, पारगम्य, अपारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है जो कुछ सेलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती है, उसको हम कहते हैं वर्णात्मक ये झिल्ली या कोशिका झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली। दूसरी होती है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि जो किसी भी प्रकार के पदार्थ को अंदर बाहर आने जाने देती है। और तीसरी होती है अपारगम्य झिल्ली, जो किसी भी प्रकार के पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने नहीं देती है। तो ये 3 तरह की झिल्लियां होती हैं। अब ये वर्णात्मक इसका लक्षण है, तो ये कुछ पदार्थों को आने जाने देती है, यानी विसरण और परासरण की क्रियाएं होती रहती हैं। विसरण की क्रिया वह क्रिया होती है जब मॉलिक्यूल या पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, और तब तक गति करते हैं जब तक दोनों जगहों पर बराबर कंसंट्रेशन न हो जाए, तो इसे हम विसरण कहते हैं।
जैसे आप अपने घर में परफ्यूम की शीशी खोलती हैं तो पूरे कमरे में महक जाती है, क्योंकि शीशी के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स थे और वो बाहर निकलने स्प्रेड होने लगते हैं। वहां ये विसरण की क्रिया है। और परासरण की क्रिया वह होती है जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो जल के अणु क्या करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। यानी दो भिन्न भिन्न तरह के विलयन हैं, तो जब दो भिन्न भिन्न तरह के बीच में एक झिल्ली हो गई, एक तरफ गाढ़ा विलयन है और एक तरफ हल्का विलयन है, तो क्या होगा, हल्का विलयन में से पानी जो होता है वह गाढ़े विलयन की ओर गति करता है। तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, परासरण। ये दो तरह का होता है, अंतः परासरण, बाह्य परासरण। जब कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करता है अंतः परासरण। जैसे किशमिश है, किशमिश को पानी में आप रख देती हैं, कुछ देर के बाद वो फूल जाती है, क्योंकि बाहर पानी है और किशमिश के अंदर जो है क्या है, ग्लूकोज है या शर्करा है, गाढ़ा है, तो पानी उसके अंदर चला जाता है, घोल बढ़ जाता है, बाहर की दीवारों पर दाब डालता है, जिससे वो फूल जाती है। इसको कहते हैं अंतः परासरण। और फूली हुई किशमिश को चीनी के गाढ़े घोल में डाल देंगे तो क्या होगा, चीनी का गाढ़ा घोल है तो उसमें पानी कम है, और किशमिश के अंदर पतला घोल है तो पानी अधिक है, वो पानी बाहर निकल जाता है और किशमिश पिचक जाती है। इसको हम कहते हैं अंतः परासरण। तो ये है बच्चों, ये कोशिका कला के ये सब विशेषताएं हैं कि परासरण और विसरण किस प्रकार से ये होने देते हैं। तो कोशिका कला जो होती है वह बाहर से भीतर के भागों की सुरक्षा करती है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है और यह पदार्थों को यानी आने और जाने देती है, केवल चयनात्मक कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल को जो ही अंदर और बाहर जाने देती है। तो ये हो गया कोशिका कला के बारे में। अब है बाह्य माने बाहर की ओर, कोशिका कला के भी बाहर पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति। भित्ति माने क्या होता है, दीवार। तो कोशिका की दीवार और कोशिका की जो भित्ति होती है वह 3 परत की होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति। और जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल की बनी हुई होती है और यह बारीक और मध्य पटल के दोनों ओर पाई जाती है। द्वितीय कोशिका भित्ति यह सेलुलोज व लिग्निन से निर्मित होती है और तृतीय जो होती है यह कुछ ही कोशिकाओं में पाई जाती है, सूखे प्रोटोप्लाज्म से निर्मित एक स्तर के रूप में होती है। तो कोशिका भित्ति के 3 स्तर हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में क्या एक दीवार होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पैक्टेट से बनी हुई होती है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करती है। आप स्कूल में देखिए, बिल्डिंग है, एक कमरा दूसरे कमरा से एक दीवार द्वारा क्या रहता है, अलग रहता है। तो उसी तरह से एक कमरे को आप कोशिका समझ लीजिए, एक कोशिका, दूसरे कमरे को दूसरी कोशिका, तो दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या है, दीवार है। तो वैसे ही मध्य पटलिका भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका को क्या करती है, अलग करती है। अब बच्चों कोशिका भित्ति हो गई और कोशिका कला हो गई। अब कोशिका कला से घिरा हुआ जो पूरा पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य कैसा जीव द्रव्य है, ये हक्सले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। और जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने 1835 में की थी।
जीव द्रव्य का क्या गुण है बच्चों? तो जीव द्रव्य जो है एक अर्ध पारदर्शक, रंगीन, अर्ध तरल, जेली के रूप में पाया जाता है। ये जो होता है जीव द्रव्य साल एवं जैल दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है और दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। साल अवस्था में जो निलंबित कण होते हैं वह एक दूसरे से टकरा करके ब्राउनियन गति करते रहते हैं और जीव द्रव्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होता है। जीव द्रव्य में वास्तविक विलयन तथा जलीय कोलाइडे विलयन का भी गुण पाया जाता है और जीव द्रव्य के अंदर बच्चों जो है कुछ कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे जल है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, RNA, DNA, ये सभी जो है जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। अब जीव द्रव्य के दो भाग हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये दो भाग होते हैं किसके? जीव द्रव्य के। केंद्रक बीच में पाया जाता है और उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य रहता है। ये मैंने आपको इस कोशिका के चित्र में दिखाया था, इसमें दिखाया था आपको जो है, देखिए इसमें दिखाया था कि बीच में केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर क्या है? कोशिका द्रव्य है, दिखाई दे रहा है। और लिखा मैंने जीव द्रव्य बराबर केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य। अब जो कोशिका द्रव्य है बच्चों, जो कहाँ पाया जा रहा है? वो कोशिका कला और केंद्रक के बीच में पाया जा रहा है। ये जेली नुमा द्रव पदार्थ होता है। तो ये पदार्थ, इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया कोशिका द्रव्य को। ये चित्र में देखिए, नीचे वाला जो चित्र है, जो नीचे का चित्र है बच्चों, इसमें दिखाई दे रहा है, मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है दिखाने का, कि कोशिका द्रव्य के तीन भाग हैं, एक्टोप्लाज्म, मीसोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो कोशिका कला के, ये देखिए यहां पर जो ये कोशिका कला है, इसी के ठीक है ये जो सटे हुए हैं जो कोशिका द्रव्य है, उनको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या कहेंगे इनको? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। दिखाई दे रहा है एक्टोप्लाज्म। और वो बीच में जो गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रही है उसको रिक्तिका कहते हैं। तो रिक्तिका और कोशिका कला के जो बीच में है पूरा, उसको कहते हैं मीजोप्लाज्म। और जो रिक्तिका गुब्बारे जैसी दिखाई दे रही है उसके पास जो कोशिका द्रव्य है उसको कहते हैं इंडोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य के तीन भाग हो गए, एक्टोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य ये तीन भाग इसके हो गए बच्चों। अब है कि कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में जीवित कोशिकांग भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। तो कोशिका के अंदर जीवित जो कोशिकांग है वो कौन कौन से हैं? जैसे कोशिका कला है, अंतःप्रदव्य जलिका, माइटोकांड्रिया, लवक, गाल्जी का, राइबोसोम और लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक, ये सारी संरचनाएं जो होती हैं ये जीवित कोशिकांग कहलाती हैं। और उसमें जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उसमें मैंने बताया है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है और एंजाइम्स, एल्कलॉइड्स और हार्मोन्स और सिस्टोलिथ, स्पेरोसोम्स, ये सारी बहुत संरचनाएं पाई जाती हैं जो निर्जीव होती हैं। अब हम एक चीज बताएंगे ये प्लांट सेल के बारे में बच्चों, कि प्लांट की सेल
यानी कोशिका की, वनस्पति कोशिका की जो संरचना है वो कैसी होती है, ये देखिए दिखाई दे रही है। और एरो से मैंने बनाया भी है कि किसका क्या नाम है, वो दिखाई आपको दे रहा होगा। सबसे बाहर की ओर जो दीवार बनी है 2-3 परतों की, उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका को बाहर से ढकी रहती है, बाहर के भागों की सुरक्षा करती है। जैसे कंपनी कोई भी है तो कंपनी में क्या है कि उसके सबसे बाहर की ओर बाउंड्री बनी होती है, और वो बाउंड्री क्या करती है कि कंपनी के भीतर के भागों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। बाउंड्री इसलिए रहती है कि उसके अंदर कोई जाने ना पावे बच्चों। तो ये है। इसके बाद है कोशिका कला। और कोशिका कला जो है, मैंने बताया था 2 परतों की बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ये। और इसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली का गुण होता है। ये चित्र आपको इधर उधर हो जा रहा है, हाँ अब जो है ठीक है। और उससे घिरी हुई संरचना पूरी जो है वह जीव द्रव्य है। और बीच में आपको केंद्रक बनाया गया, दिखाया गया है बच्चों। यहां पर देखें, ये केंद्रक है बीच में, और बाहर वो केंद्रक कला है, और उसमें से निकली हुई है अनियमित आकार की संरचना। उसको कहते हैं अर्धपारगम्य, उसको कहते हैं अंतः प्रदब्बी जलिका। वो अंतः प्रदब्बी जलिका होती है जो केंद्रक कला से और जीव द्रव्य कला तक जुड़ी हुई होती है। और केंद्रक के अंदर गोल संरचना एक है, उसको कहते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका के चारों ओर है, और ये क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, और जो बाद में ये क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र के रूप में परिवर्तित होते हैं, और ये हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं बच्चों। और इस केंद्रक के दोनों तरफ, 2 तरफ देखेंगे, ये गुब्बारे की तरह थोड़ा फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है, जैसे पैर जैसा है, गुब्बारा जैसा है, मैंने बना दिया है। इसका नाम है रिक्तिका। और रिक्तिका वनस्पति कोशिका में बड़े आकार की होती है। और रिक्तिका की जो बाहरी दीवार होती है उसको कहते हैं, उसको रिक्तिका झिल्ली कहते हैं या टोनोप्लास्ट कहते हैं। और उसके अंदर जो रस होता है उसको कहते हैं रिक्तिका रस। और उस रिक्तिका रस के अंदर बच्चों जो है ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, खनिज लवण आदि उसमें पाए जाते हैं। और रिक्तिका रस के कारण यह जो रिक्तिका है यह फूली हुई रहती है, यानी फूली हुई स्फीत दशा में बनी रहती है। अब उसके आप अगर देखेंगे हरित लवक जो केंद्रक है, उस केंद्रक के ऊपर की ओर हरित लवक लिखा हुआ है, दिखाई दिया आपको। ये हरित लवक है कोशिकान। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। और एक नीचे की ओर बच्चों जो है दिखाया गया माइटोकॉन्ड्रिया, या ऊपर की ओर ही बनाया गया माइटोकॉन्ड्रिया है। ये अगर मैं दिखाऊं, यहां लिखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये श्वसन की क्रिया होती है,
जिससे ये कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा बनती है, और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकांड्रिया के बगल में देखिए ये गाल्जी काय की संरचना है, और ऊपर वो स्फेरोसोम है दिखाई दे रहा। लाइसोसोम है। तो इस कोशिका द्रव्य में ये सारी संरचनाएं बच्चों पाई जाती हैं, और सबके अपने अपने क्या होते हैं, काम होते हैं। आप देखेंगे ये जो कोशिका भित्ति है या जीव द्रव्य कला है, वह बीच बीच में टूटी हुई दिखाई दे रही है, बीच बीच में धागे जैसी जुड़ी हुई है। इस धागे जैसी संरचना को कहते हैं प्लाज्मोडस्मेटा। प्लाज्मोडस्मेटा के द्वारा वो जुड़ी हुई है। और राइबोसोम जो आपको छोटे छोटे दाने के रूप में दिखाई देते हैं, वो क्या चीज है, राइबोसोम है, जो अंतःप्रदब्बी जलिका की दीवार पर पाए जाते हैं। और उसी के कारण अंतःप्रदब्बी जलिका जो होती है वह दो तरह की होती है, रफ और स्मूथ। तो ये है बच्चों जो है किसके बारे में, ये पादप कोशिका की संरचना के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक चित्र बनाओ, तो यही चित्र आपको बनाना होगा। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर है। केवल पादप कोशिका में जितने भाग पाए जाते हैं उसी तरह के जंतु कोशिका में हैं, लेकिन जंतु कोशिका में बाहर की जो ये देखो बच्चों चित्र है जंतु कोशिका का, इसमें बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सीधे जीव द्रव्य कला है, और उसके नीचे पूरा जीव द्रव्य है, बीच में ये केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकांड्रिया है। ये सारी संरचनाएं इसमें पाई जा रही हैं। केंद्रक के ऊपर जो है एक संरचना है, देखिए चित्र में लिखा हुआ तारक काय। यह तारक काय पादप कोशिका में नहीं था, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तारक काय या सेंट्रोसोम। और दूसरी चीज, इसमें कहीं हरित लवक नहीं दिखाई दे रहा है, हरित लवक केवल जो है पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये चित्र के द्वारा भी आप अंतर देख ले रहे हैं कि वनस्पति कोशिका का चित्र है और जंतु कोशिका का, दोनों का जो चित्र है वो अलग अलग तरह का है। एक बार मैं फिर दिखा दे रहा हूं, ये है जंतु कोशिका का चित्र, और इधर है ये वनस्पति कोशिका का चित्र। दिखाई दिया? अब मैं पॉइंट वाइज बच्चों बता दे रहा हूं कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर होता है। तो जंतु कोशिका में सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती, जीव द्रव्य कला पाई जाती है, और उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है और उसके नीचे जीव द्रव्य कला होती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, वनस्पति कोशिका में लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, और वनस्पति कोशिका में रसधानियां जो होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में गाल्जी कॉम्प्लेक्स पूर्ण विकसित होता है, और वनस्पति कोशिका में छितरा हुआ होता है, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। और जंतु कोशिका में जो भोजन है या भोज्य पदार्थ है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और वनस्पति कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। जंतु कोशिका का जब विभाजन होता है
तो खांच के द्वारा वह दो भागों में बंट जाती है। और जो वनस्पति कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें प्लेट बनती है एक बीच में, और उस प्लेट के कारण फिर दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने बताया आपको कि कोशिका और कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिर कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, बाहर कोशिका कला, भीतर जीव द्रव्य के दो भाग, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, और कोशिका द्रव्य के अंदर तमाम जीवित कोशिकांग और निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं। और वनस्पति कोशिका की संरचना के बारे में बताया, और फिर जंतु कोशिका की संरचना के बारे में बताया, फिर दोनों में क्या अंतर होता है इसे भी बता दिया। तो इस तरह से ये कोशिका के बारे में आज का अध्ययन रहा, अध्यापन रहा। बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, और आप वीडियो घर में भी खोल करके जो मैंने चित्र दिखाया है वैसे आप बना सकते हैं। हालांकि आपके वीडियो में डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उनको खोल करके आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आज का क्लास केवल इतना ही, और बच्चों वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। बच्चों गुड बाय, थैंक यू।